कविता अपने ठेले के आगे खड़ी होकर गर्मा-गर्म पनीर के परांठे बना रही थी। तभी वहां दो ग्राहक आते हैं और कविता से कहते हैं, दीदी, एक प्लेट जल्दी से पनीर के परांठे लगा दीजिए। वो क्या है ना, अभी लंच हुआ है, फटाफट खाकर ऑफिस में जाना है। अगर लेट हुआ तो बॉस हाफ डे लगा देगा और घर भेज देगा। हाँ दीदी, ये पागल बिल्कुल सही कह रही है। अरे आज तो हम लंच लाना ही भूल गए। अगर लंच लाते तो इस तरह खड़े ना होते। अरे कोई बात नहीं बहनों, तुम मेरे हाथ के पनीर के परांठे खाओगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम किसी ठेले का नहीं बल्कि खुद के घर का खा रही हो। और हाँ, अगर आपको ऑफिस जाने में देरी हो रही है, मेरा मतलब आपका लंच खत्म होने वाला है, तो मैं आपके लिए पैक करके दे रही हूँ। आप अपने ऑफिस में बैठकर खाना खा लेना। कविता की बात सुनकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और कविता करती भी ऐसा ही कुछ है। वो उन दोनों लड़कियों का लंच पैक कर देती है और दोनों लड़कियां कविता को 100 रुपए देकर वहां से चली जाती हैं। अपने हाथों में 100 रुपए देख कविता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उस पैसे को वो अपने गल्ले में डाल लेती है। अभी दिन खत्म होने में काफी समय था, पर इसी तरह कविता की कमाई भी उस दिन के साथ काफी अच्छी हो रही थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद कविता अब अपने घर जाती है। पैसों को गिनते हुए खुद से कहती है, आज भी अच्छी कमाई हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। प्रभु, तुम अपनी कृपा मुझ पर यूं ही बनाए रखना। जब से मैंने ये पराठों का बिजनेस शुरू किया है, तब से मेरी जिंदगी का रुख ही बदल गया है, वरना पहले कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कविता ये बात बोल ही रही थी कि इतने में उसकी छोटी बेटी रिया वहां आती है। माँ, क्या बात है? आज कमाई नहीं हुई क्या, जो आपकी आंखें इस तरह गीली हो रखी हैं? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा? अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझे बता दो, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। पापा हमेशा मुझे सिखाते थे कि अगर आप गलत नहीं हो तो उसके घर में घुसकर मारकर आओ। अरे मेरी छोटी डॉन, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बस ये आंख नम इसलिए है क्योंकि आज तेरे पिताजी की याद आ गई। पराठों का बिजनेस करना उनका सपना था, लेकिन शायद भगवान ने उस समय हमारा साथ नहीं दिया और वो चल बसे। पर देख, उनके जाने के बाद मैंने उनका सपना पूरा किया और उनका एक और सपना है कि मैं तुझे अच्छे से पढ़ाऊं, लिखाऊं और इस काबिल बनाऊं कि हम लोग अपना ये ठेले का बिजनेस एक बड़े होटल में चेंज कर सकें। आप चिंता मत करो माँ, मैं हूँ ना। मैं खूब पढ़ूंगी और अपने छोटे से ठेले को एक बड़ी से रेस्टोरेंट में बदल दूंगी। इस तरह अब दोनों माँ बेटे थोड़ी देर हंसी खुशी से बात करने के बाद खाना खाकर जैसे ही सोने जाते हैं, वैसे ही कविता की सास सावित्री का कविता के फोन पर फोन आता है। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? इतने समय बाद आज आपने मुझे याद किया। वो इसलिए बहू, क्योंकि जब से तू शहर गई है तब से तो हमें भूल ही गई है। मेरा मतलब है कि जब से मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है, तब से ना जाने तू अपनी बेटी के साथ ऐसी कौन सी दुनिया में विलीन हो गई जो तुझे अपने ससुराल वालों का ख्याल ही नहीं। अरे तेरे ससुराल में अब मेरे अलावा बचा ही कौन है? तेरे जेठ जेठानी तो वैसे ही अलग हो गए। मैं बेचारी बुढ़िया गांव में अकेली पड़ी हुई हूँ। अरे कभी कभी अपनी सास को भी याद कर लिया कर। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तो हमेशा से ही आपको अपने साथ रखना चाहती थी, पर आपने कभी भी मुझे अपनाया ही नहीं, क्योंकि मैंने लव मैरिज जो की थी। आपने पहले ही घर से बेदखल कर दिया। यहाँ शहर आने के बाद भी मैंने कई बार इनको कहा कि हमें माँ के पास चलना चाहिए, पर मुझे बाद में पता चला कि आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हैं, और अगर आप हमें अपना ही मानती तो उनकी मौत पर भी आती। पर कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें हैं। अगर आप गिले शिकवे दूर करके हमारे साथ रहना चाहती हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। बुरा मत मानना बहू, लेकिन तेरी जुबान 6 गज से भी ज्यादा लंबी है। और हाँ, रही बात आने की, तो मैं तेरे पास आ रही हूँ क्योंकि तेरे जेठ जेठानी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल चुकी है, इसलिए मैं अपनी छोटी बहू और अपनी पोती के साथ रहना चाहती हूँ।
सास की बात सुनकर कविता कुछ नहीं बोलती और उसका मोस्ट वेलकम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन सावित्री गांव से शहर आ जाती है, जहां वो अपनी बहू को सुबह से लेकर शाम तक बाहर रेहड़ी पर पनीर, गोभी और भी कई तरह के पराठे बेचते हुए देखती है। सावित्री अपनी बहू का ठेला देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगती है कि कविता इतनी अच्छी कमाई कर रही है, तो क्यों ना वो खुद ही इस बिजनेस को संभाल ले। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इतने पैसे रोज आते होंगे। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही है, इतने पैसे रोज आते होंगे। अब तो मैं शहर आ गई हूँ, मुझे बहू बेटी की क्या जरूरत, मैं खुद ये पराठे बेचूंगी। अगले दिन जब कविता सुबह ठेले की तैयारी कर रही होती है, तो सावित्री उसके पास आती है। बहू, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, पर मेरे हाथ में अब भी दम है, मैं भी तेरी मदद करूंगी। माँ जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मजबूरी में कविता को सास की बात माननी पड़ती है। सावित्री ठेला संभालती है और कविता घर के काम और रिया की पढ़ाई में ध्यान देती है। शुरुआत में सब ठीक चलता है। ग्राहक सावित्री के हाथ के पराठे भी मजे से खाते हैं, पर कुछ दिन बाद सावित्री की पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। एक शाम को रिया स्कूल से आकर देखती है कि ठेले पर बहुत भीड़ है। वो अपनी दादी के पास जाती है। दादी, आज इतनी भीड़ क्यों है और ये लोग लाइन क्यों लगाए हैं? अरे पोती, तेरी माँ पराठों में थोड़ा कम मसाला डालती थी, मैंने थोड़ा ज्यादा मसाला डालना शुरू कर दिया है, इसीलिए लोग अब ज्यादा आ रहे हैं। पर असलियत कुछ और थी। सावित्री आटा और तेल बचाने के लिए पराठों का साइज छोटा कर रही थी और उसमें पनीर की फिलिंग बहुत कम डाल रही थी। वो ग्राहकों को वही पराठे 60 रुपए में बेच रही थी, जो कविता 50 रुपए में बेचती थी। ग्राहकों को लगता था कि दाम बढ़ गए हैं। अरे बुढ़िया, ये क्या दे रही है? ये तो बस आटे का टुकड़ा है, पनीर कहाँ है इसमें? खाने के नाम पे ये क्या बकवास खिला रही है? अरे ज्यादा बकवास मत कर, खाना है तो खा, वरना निकल यहाँ से। माँ दादी को ग्राहकों को डांट रही थी और पराठों में पनीर भी बहुत कम था। क्या कह रही है रिया? मुझे तो लगा था माँ जी सब अच्छे से संभाल रही होंगी। शाम को कविता ठेला बंद करके घर आती है और सावित्री से बात करती है। माँ जी, मैं देख रही हूँ कि आप पराठों में पनीर बहुत कम डाल रही हैं और ग्राहकों से भी ठीक से बात नहीं कर रही हैं। तू पागल है जो इतनी मेहनत करती है? अरे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो सामान बेचना पड़ेगा ना। ये बिजनेस हमारी ईमान पर चलता है, अगर स्वाद और व्यवहार खराब होगा तो ग्राहक भाग जाएंगे। चुप, कल से तू घर में ही बैठ, अब मैं ये ठेला खुद संभालूंगी। रिया की पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़, अब तू भी मेरे साथ ठेले पर काम करेगी। ये सुनकर कविता और रिया दोनों दुखी हो जाते हैं। कविता को समझ आ जाता है कि उसकी सास का लालच वापस आ गया है। उसी रात कविता अपने पति की पुरानी डायरी देखती है, जिसमें एक जगह लिखा था, अच्छा पराठा वो नहीं जिसमें ज्यादा पनीर हो, अच्छा पराठा वो है जो बनाने वाले के प्यार से बना हो। अगले दिन सावित्री अकेले ठेला लगाती है। पहले कुछ ग्राहक आते हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि पराठों का स्वाद बदल गया है और दाम बढ़ गए हैं, तो वो वापस चले जाते हैं। एक हफ्ता बीतते बीतते सावित्री की कमाई बहुत कम हो जाती है। पता नहीं क्या हो गया है इन ग्राहकों को, लगता है किसी ने नजर लगा दी है। तभी रिया अपनी दादी के पास एक गिलास पानी लेकर आती है। दादी, मैं आपके लिए पानी लाई हूँ। माँ ने कहा है कि आपको प्यास लगी होगी। दादी, आप परेशान मत होइए। पता है, जब माँ पराठे बनाती थी तो वो हर पराठे पर ग्राहक के लिए एक छोटी सी मुस्कान भी लगाती थी, शायद इसलिए लोग वापस आते थे। वो समझ जाती है कि पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी चीज ग्राहक का विश्वास है, जिसे उसने अपने लालच में आकर तोड़ दिया। मुझे माफ कर दे बहू, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सबसे मीठा होता है। कल से तू ही ठेला संभाल, मैं तेरे लिए पराठों का मसाला तैयार करूंगी।
अगले दिन से सावित्री ठेले पर नहीं बैठती, बल्कि घर पर सबसे बेहतरीन मसाले पीसती है और परांठों के लिए स्वादिष्ट पनीर की स्टफिंग तैयार करती है। कविता फिर से अपना ठेला संभालती है, जिसमें उसका प्यार और ईमानदारी दोनों शामिल होते हैं। जल्द ही ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और कविता का बिजनेस पहले से भी ज्यादा चलने लगता है। वो जानती थी कि उसके ठेले पर सबसे जरूरी मसाला लालच नहीं, बल्कि स्नेह और अच्छी नीयत थी।